स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। पिछले वीडियो में हम लोग 2 वीडियो इसका देख चुके थे सजीव जगत का, जिसमें जीवों का जगत में विभाजन के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और फ्लोरा, ये 4 देखे हुए थे पूरा विस्तार से। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक होगा फौना, जिसमें हम जिक्र करेंगे पूरे विस्तार से आपको बताएंगे फौना के अंतर्गत कि कुछ प्रश्न भी पहले करवाएंगे कि किस तरह से प्रश्न यहाँ से आता है। आप गौर से देखिएगा, उसके बाद जो है समझ में आएगा कि इस वीडियो का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर इसमें जो मनुष्य में देखेंगे, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है, यहाँ से भी प्रश्न वगैरह रहता है। इसके बाद देखेंगे मनुष्य में पाचन कैसे होता है। इसके बाद देखेंगे मनुष्य में उत्सर्जन, किस तरह से उत्सर्जन होता है। फिर इसके बाद देखेंगे मनुष्य में श्वसन। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे जीवों को 4 जगत में विभाजित किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और फ्लोरा। तो आज फौना की बात करें। फौना में क्या है कि जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फौना में जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान का? जंतु विज्ञान का। इसमें जंतुओं के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हुए शुरू करेंगे। जंतु विज्ञान, देखिए हम लोग यदि जंतुओं को गौर से देखें, जंतु कई प्रकार के होते हैं। इसका जंतुओं में वर्गीकरण शारीरिक रचना के आधार पर, दूसरा पोषण के आधार पर, कोशिका के आधार पर, प्रजनन के आधार पर, फिर 5वां है वास स्थान के आधार पर। देखिए यहाँ समझिएगा, यदि हम लोग जंतुओं पर नज़र दौड़ाएं तो कई प्रकार के जीव हमको दिखेंगे। शारीरिक रचना के आधार पर जंतु पाए जाते हैं। ये 2 तरह के जंतु होते हैं, एक कशेरुकी और दूसरा अकशेरुकी। कशेरुकी जंतु कौन होते हैं? जिस जीव में रीढ़ की हड्डी होती है, यानी बीच की हड्डी होती है और उसका स्ट्रक्चर यानी रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुदंड होती है, वैसे जीव को कहते हैं हम लोग कशेरुकी जंतु। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, ये जीव क्या है? कशेरुकी जंतु हैं। और अकशेरुकी जंतु क्या होते हैं कि जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे केंचुआ हो गया, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो शारीरिक रचना के आधार पर जंतु 2 प्रकार के, पोषण के आधार पर जंतु भी 2 प्रकार के, एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी जो अपने भोजन के लिए खुद स्वयं अपना भोजन जुटा पा रहा है, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, वैसे जीव को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वैसे जीव को कहते हैं हम लोग परपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं वो आता है, और परपोषी के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो यानी हम लोग सभी आ जाते हैं पौधे को छोड़कर। तो ये क्या है कि परपोषी है। कोशिका के आधार पर भी जीव 2 प्रकार के, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। गौर से सुनिएगा, एक कोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जिनके शरीर की रचना एक ही कोशिका से होती है। इसको कहते हैं हम लोग यूनिसेलुलर, यानी एक ही कोशिका। और बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिसकी शरीर की रचना कई कोशिकाओं से मिलकर होता है। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, जीवाणु वगैरह हो गया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव, एक ही कोशिका होता है और सारा फंक्शन
जो भी करना उसको, खाना है, उत्सर्जन करना है, श्वसन करना है, पाचन होगा उसके शरीर में, सब एक ही कोशिका के अंतर्गत होता है। और बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि कई कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनता है और कई उत्तक मिलकर जो है अंग बनता है और कई अंग मिलकर अंग प्रणाली बनता है। जैसे कि कोशिका है, कोशिका मिलकर क्या बनता है, उत्तक बन गया, और ये उत्तक मिलकर क्या बन गया, उत्तक मिलकर अंग बन गया, और अंग मिलकर अंग प्रणाली बन गया। ये बहुकोशिकीय जीवों की कोशिका के आधार पर अंग प्रणाली। अंग प्रणाली ये देखिएगा, कोशिका हो गया, उत्तक हो गया, अंग हो गया। जैसे हमारा नाक हो गया, श्वसन नली हो गया, फेफड़ा हो गया, डायफ्राम हो गया, ये अलग अलग अंग हो गए। और अंग प्रणाली क्या हो गया, श्वसन अंग यानी श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली यानी सांस लेने में जो जो अंग इन्वॉल्व होते हैं उसको कहा जाता है अंग प्रणाली। अब अंग के अंतर्गत नाक, श्वसन नली, फेफड़ा, फिर डायफ्राम। तो अब देखिए कि ये पूरे मिलकर अंग प्रणाली हो गया। और इसी तरह पाचन तंत्र भी उसी तरह होता है। मुख हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, फिर जाके आपका छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये अब देखिए इसके अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे श्वसन अंग है तो उसका काम श्वसन अंग होगा, पाचन का क्रिया वो कभी नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि नाक से खा लें हम, तो नहीं होगा। तो श्वसन प्रणाली यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि अलग अलग अंग होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि सारा फंक्शन, सांस भी लेगा एक ही कोशिका से, खाएगा भी एक ही कोशिका से, उत्सर्जित भी करेगा, शौच भी करेगा तो एक ही कोशिका से। प्रजनन के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक जरायुज और दूसरा अंडज। जरायुज और दूसरा अंडज, ये हम पिछले वीडियो में आपको बताए हुए थे, तो आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देखिएगा। जरायुज ऐसे जीव को कहते हैं जो संतान को सीधे सीधे जन्म देता है, और अंडज उसको कहते हैं जो अंडे के माध्यम से अपने संतान को जन्म देते हैं, तो वो जीव अंडज कहलाते हैं। तो जरायुज जो होते हैं स्तनधारी होते हैं, यानी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अंडज अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। वास स्थान के आधार पर जीवों की बात करें तो वास स्थान के आधार पर जीव कई तरह के होते हैं। वास स्थान यानी वो रहने के आधार पर, वास स्थान के आधार पर आप देखिएगा कि कुछ जीव जो होते हैं वो स्थलीय होते हैं, नहीं स्थल पर होते हैं, जैसे कुत्ता, घोड़ा, गाय, बिल्ली, ये सब स्थलीय जीव होते हैं। कुछ जीव जो होते हैं जलीय होते हैं, यानी उसका वास स्थान जलीय होता है, जैसे मछली हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब जलीय जीव होते हैं। तीसरा हो गया आपका फिर वायवी जो हवा में रहते हैं, यानी मुख्य रूप से हवा उड़ने वाली, जैसे पक्षियाँ हो गया, पक्षी सब, तो पक्षी वायवी होते हैं, इसका वास स्थान हालांकि पेड़ पौधे पर रहता है। कुछ जीव उभयचर होते हैं। उभयचर वैसे जीव को कहते हैं जो जमीन और पानी यानी थल और जल दोनों जगह पर होते हैं, रहते हैं, उसको कहते हैं उभयचर। जैसे मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब जीव क्या हैं कि उभयचर हैं। आगे है परिसंचरण तंत्र। देखिए परिसंचरण तंत्र किसको कहते हैं? परिसंचरण तंत्र की खोज, ये परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। विलियम हार्वे ने किया था, ये 1628 में किया था। विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि लोग अमूमन क्या समझते हैं कि परिसंचरण तंत्र जो होता है वो सिर्फ ब्लड का पूरे शरीर में जाना, हृदय से ब्लड जाना और फिर वापस हृदय तक आना, यही परिसंचरण तंत्र है। लेकिन ये परिसंचरण तंत्र नहीं है। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत वो सारा फंक्शंस आ जाता है, यानी ब्लड का हमारे हृदय से पूरे शरीर में जाना, पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड हृदय तक आना, फिर श्वसन क्रिया के क्रम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना, फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आना,
फिर जो उत्सर्जन क्रिया, जो हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो विभिन्न अंगों से निकलना या वहाँ तक पहुँचकर फिर वहाँ से निकलना, ये सारा फंक्शंस परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो परिसंचरण तंत्र के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, 4 अंग मदद करते हैं। एक रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा धमनी और चौथा शिरा। तो रक्त की बात करें कि रक्त का रंग लाल होता है, आप लोग को पता होगा लाल। लाल क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। यानी रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। और जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है उसको एनीमिया रोग हो जाता है, उसको एनीमिया रोग हो जाता है। ये विशेष आपको जो है ना भोजन वाला टॉपिक में बताएंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कोई एक लड़की है जो कि डॉक्टर के पास जाती है, उसको आंवला, पालक, मेथी खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर, तो वो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से ग्रसित है, तो वहाँ पर बताएंगे। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल रंग होता है और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन ऐसे जीव हैं जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसको घुमा कर पूछे कि हीमोग्लोबिन तो नहीं पाया जाता, कि किस जीव का ब्लड सफ़ेद होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक हम बता देते हैं, केकड़ा। ये केकड़ा का ब्लड जो है ना वाइट होता है क्योंकि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब देखिए ये जो रक्त है, रक्त के कुछ कार्य हैं। रक्त का कार्य क्या है कि ये रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन, यानी जैसे ये फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलता है तो वहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का काम ये रक्त करता है, यानी ब्लड करता है। फिर पचे हुए भोजन को, यानी जो भोजन पच जाता है और अवशोषण करके शरीर के विभिन्न अंगों तक भोज्य पदार्थ का जो एनर्जी है वो पहुंचाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले जाना और फेफड़ों से फिर ऑक्सीजन को फेफड़ों से दूसरे अंगों तक ले जाना और दूसरे अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, ये रक्त का कार्य है। फिर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम रक्त का ही है। आगे है इसमें कि रक्त के बाद हृदय देख लेते हैं। हृदय, देखिए मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में होता है। देख लीजिए ये 4 कक्ष है, ये 4 कक्ष है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में होता है। 4 कक्ष बोले तो 2 चीज़ है, इसको 4 भाग कर देंगे। दिल को, वही जिसको दिल कहते हैं, ऊपर वाले दोनों को कहते हैं हम लोग इसको और इसको। ये दाहिना आलिंद, यानी ऊपर वाला दोनों आलिंद हो गया, दायां है तो दाहिना आलिंद और बायां है तो बायां आलिंद। और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग निलय, नीचे वाले को निलय। तो ये 4 अंग होते हैं हृदय के। हृदय की धड़कन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होता है, तो वो तो लिख भी दिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से छोड़ते हैं कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता और छोड़ता है। आपके जवाब का आंसर, आपके जवाब का इंतजार रहेगा हम। तो मनुष्य का जो धड़कन होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डॉक्टर साहब जो कान में लगा के देखते हैं उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की मदद से हम धड़कन के आवाज़ को सुन सकते हैं। एक चीज़ और था कि रक्त 4 समूह में पाया जाता है, ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। यानी ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ए बी को कहते हैं हम लोग, ए बी को कहते हैं हम लोग सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर, यानी सबसे ये ब्लड ले लेगा। जब कोई पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत रहेगा तो ए बी वाला आदमी पकड़ा जाए ना तो उसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ ए बी वाला ही लेगा। लेकिन ओ वाला पकड़ा जाए तो ये सर्वदाता है, ये सर्वदाता, ये सभी को ब्लड देता है। यानी यदि ओ वाला पकड़ा गया तो ए वाला पेशेंट रहे, बी वाला रहे या ए बी वाला रहे,
वो क्या करेगा, दे सकता है। हालांकि वो डॉक्टरी है, मेडिकल इशू होता है, पॉजिटिव और निगेटिव देखना, तो वहाँ पर हम लोग ईवीएस पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल पर जाएंगे नहीं। तो हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। देखिए, ये अलग अलग जीवों का जो हृदय होता है ये मनुष्य का 4 कक्ष में, लेकिन अलग अलग जीवों का हृदय कक्ष अलग अलग होता है। हृदय कक्ष एक तरफ लिख लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा ताकि हृदय कक्ष, मनुष्य का हृदय कक्ष 4 होता है। देखिए, मछली का हृदय कक्ष 2 होता है। सरीसृप, यानी हम एक कॉलम के आधार पर आपको पूरे दुनिया के हृदय कक्ष के बारे में बता सकते हैं आप इसको, ये एक ट्रिक है। सरीसृप को 3 होता है। सरीसृप किसको कहते हैं, जिसको रेप्टाइल कहते हैं, जो पेट के बल पर चलने वाला है, जैसे कि बिच्छू हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये सब क्या है, सरीसृप है, यानी जो पेट के बल पर चलते हैं। लेकिन मगरमच्छ को हृदय कक्ष 4 होता है, याद रखिएगा। मगरमच्छ को हृदय कक्ष 4 होता है, ये अपवाद में है। उसके बाद उभयचर को भी 3 होता है। उभयचर अभी बताए, उभयचर वैसे प्राणी होते हैं जो थल और जल दोनों जगह पर रहते हैं, मगरमच्छ। फिर पक्षी को मनुष्य के तरह ही 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। और सबसे अधिक पहले स्तनधारी देख लेते हैं। जो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी जीवों को 4 हृदय कक्ष। और सबसे अधिक कॉकरोच को 13 कक्ष होता है। और देखिए, इसमें आप पूरे दुनिया के जीवों के हृदय कक्ष के बारे में जान सकते हैं। मछली, अब जितना भी तरह का मछली रहे, रेहू रहे, कतला रहे, नहीं तो जो है मछली, तो उसको हृदय कक्ष 2। अब सरीसृप यानी पेट के बल पर चलने वाले जितने जीव हैं उसको हृदय कक्ष 3 होगा। उभयचर यानी जो जमीन और पानी दोनों जगह रहता है उसका हृदय कक्ष 3। मगरमच्छ एक अपवाद में रखिएगा। पक्षी, कबूतर हो, गोरैया हो, मैना हो, चील हो, बाज हो, जितना भी तरह का पक्षी है सबका हृदय कक्ष 4 हो गया। स्तनधारी जीव, जो वैसे जीव जो अपने संतान को जन्म देता है और संतान को जन्म देने के बाद दूध पिलाती है, तो वो जीव कहलाते हैं स्तनधारी। तो स्तनधारी को 4 हृदय कक्ष होता है। कुत्ता, घोड़ा, गाय, बिल्ली, ये सब क्या है, स्तनधारी जीव हैं, तो इसको हृदय कक्ष 4 होता है। और कॉकरोच को 13। इसके बाद हम लोग धमनी और शिरा को देख लेते हैं। धमनी जो होता है, धमनी हमारे शरीर के शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करता है। यानी धमनी में क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, और ये विभिन्न अंगों तक जाता है। यानी हृदय से जैसे धमनी से ब्लड जाता है, तो हमारे शरीर के जितने अंग हैं, जहाँ पर कटने से आपका ब्लड निकल जाए वहाँ तक धमनी का काम होता है ब्लड को ले जाना। और शिरा का काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को हृदय तक लाना ताकि वो शुद्ध कर सके। और हृदय का काम 2 है, एक ब्लड को शुद्ध भी करना और पंप करके भेजना भी शरीर के विभिन्न अंगों तक। लेकिन इसमें क्या है कि एक फुफ्फुस शिरा होता है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, इसमें जस्ट उल्टा होता है। फुफ्फुस शिरा इसमें जस्ट उल्टा होता है। फुफ्फुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला युक्त ब्लड होता है, और फुफ्फुस शिरा में जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। तो ये था मनुष्य में हृदय, यानी मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। आगे बात करेंगे हम लोग मनुष्य में पाचन। हम जो कुछ भी खाते हैं वो पचता है, किस सीक्वेंस में, किस प्रक्रिया के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा पचता है। तो भोजन जैसे मुख में प्रवेश करता है तो यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। यानी भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, पाचन मुख से शुरू हो जाता है। और यहीं पर चबाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर लार मिलता है भोजन के साथ। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, लार मिलता है इसमें भोजन में। लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और फिर जैसे यहाँ से हम लोग गटकते हैं तो ये आपका
फूड पाइप से होते हुए यानी ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है। और अमाशय में जाने के बाद ये अमाशय में क्या होता है कि दो तरह का रस निकलता है अमाशय में। एक जठर रस और दूसरा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या है कि पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निकलता है और ये भोजन के साथ मिलता है। और अमाशय में क्या होता है, यहाँ पर पाचन की क्रिया तेज हो जाती है, इसलिए कि इसका जो दीवार होता है ये फैलता है। दीवार यानी अमाशय के दीवारों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण जो है ना ये जठर रस वगैरह ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि जो भोजन में जो भी विषाक्त चीज़ें हैं, जीवाणु विषाणु वगैरह वगैरह है, उसको मारने का काम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। इसके बाद जो है अमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत में। इसका तीसरी प्रक्रिया क्षुद्रांत। और ये क्षुद्रांत में जो है, ये क्षुद्रांत में भोजन जाने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ों का पाचन होता, अवशोषण हो जाता है। और इसके बाद फिर ये बड़ी आंत में, जो मोटी वाली देख रहे हैं आप, ये मोटी आंत में जाती है यानी बृहदांत में जाती है। और बृहदांत में जाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपचित पदार्थ होते हैं, वो मल द्वार के द्वारा निकल जाता है। तो इसका एक सीक्वेंस में है। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है भोजन जाने का क्रम और फिर ये प्रक्रिया। तो भोजन जाने का क्रम में आप देखिएगा कि क्या होगा, पहले मुख में जाएगा, उसके बाद ग्रास नली या ग्रासिका, उसके बाद अमाशय, ये आपको अरेंज करने दे देता है, अमाशय, फिर जो है आपका छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद जो है, जिसको कहते हैं हम लोग इसको क्षुद्रांत और इसको बृहदांत, स्मॉल इंस्टेंटाइन और लार्ज इंस्टेंटाइन। बड़ी आंत के बाद मलाशय में और फिर मलाशय के बाद ये मल द्वार के बाहर निकल जाता है, मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब ये जो भोजन पाचन होता है, ये पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो भी एक सीक्वेंस में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। यानी जैसे हम मुंह में निवाला दिए, कोई भी टुकड़ा मुंह में डाले, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग अंतर्ग्रहण, उसको कहते हैं हम लोग अंतर्ग्रहण। और फिर जैसे मुंह में गया तो वहाँ दूसरा प्रोसेस क्या शुरू हो जाएगा, पाचन। यानी मुंह में जैसे हम लोग डाले तो अंतर्ग्रहण, और फिर जैसे हम लोग के भोजन में लार मिल गया तो वहाँ से पाचन शुरू हो गया। उसके बाद जैसे पाचन होता है तो पाचन ये मुख से शुरू होता है और अमाशय में भी होने लगता है। और फिर इसके बाद होता है अवशोषण। अवशोषण यानी जो भी मटेरियल है, जो भी पोषक पदार्थ हैं, वो पाचन क्रिया के द्वारा शरीर के लिए जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको अवशोषित कर लेता है। फिर अवशोषण के बाद जो है स्वांगीकरण बता रहे हैं आपको, स्वांगीकरण भी क्या है। और इसके बाद लास्ट में है बहिष्करण या निष्कासन। बहिष्करण या निष्कासन। अब देखिए, यानी भोजन को जैसे अंदर दिए तो वो हो गया अंतर्ग्रहण, वहाँ पचना शुरू हुआ, जहाँ जहाँ शरीर के अंदर पचना शुरू हुआ दूसरा प्रोसेस हो गया पाचन। तीसरा अवशोषण, जो भी उपयोगी पदार्थ होता है शरीर के द्वारा वो चीज़ यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। और जब पूरे शरीर में वही उपयोगी पदार्थ या पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भेजता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। और जो अपचित भोजन होते हैं या बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है, तो ये प्रक्रिया है निष्कासन या बहिष्करण। अब देखिए कुछ जीके हैं। छोटी आंत जो पतली वाली है, यानी छोटी आंत की लंबाई कितना है, 7.5 मीटर होती है। और बड़ी आंत की 1.5 मीटर। अब देखिए छोटा बड़ा से मतलब है, छोटी मतलब ये लंबाई में छोटा बड़ा नहीं है। ये क्या आप देख रहे हैं कि जो मोटा वाला है उसको कहा जाता है बड़ी आंत और जो पतला वाला है उसको कहा जाता है छोटी आंत। तो जो छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर। और हमारे शरीर के जो है इसी छोटी आंत में जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो गया, यहाँ पर ये पच जाता है। गुर्दा, वृक्क और किडनी
यकृत इसलिए आ रहा है कि ये लीवर है और आपका लीवर जान रहे हैं कि लीवर क्यों खराब होता है। तो किडनी और लीवर दो खराब होता है शराब पीने से, तो बचें, शराब पीना हानिकारक है। आपका बहुत नाजुक अंग होता है, किडनी हो जाए फिर जाके लीवर हो जाए। तो किडनी जो गुर्दा वृक्क और किडनी होता है ये क्या करता है कि पूरे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जो ब्लड के साथ आता है, ब्लड के साथ में ब्लड में जो भी चीज़ अचरा कचरा होता है वो जल के द्वारा वृक्क क्या करता है उसको फिल्टर करता है और फिर मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। और दूसरा जो है लीवर या यकृत, लीवर या यकृत, ये यकृत से क्या है कि यूरिया नामक हानिकारक तत्व भी ये शरीर से बाहर निकालता है और ये मूत्र के साथ मिलकर ये भी बाहर निकल जाता है, मूत्र के साथ बाहर निकलता है ये। और फिर इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये वृक्क है, वृक्क के द्वारा यहाँ मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्ररंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। और इसके बाद त्वचा यानी अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन क्या होता है कि हम मनुष्य के शरीर में यानी सभी जीवों के शरीर में कुछ न कुछ हानिकारक पदार्थ बनता है और वो चीज़ निकलना, वो हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलना अत्यंत जरूरी होता है। तो इसलिए अलग अलग अंग अलग अलग अपशिष्ट पदार्थ निकालता है। त्वचा पसीना या स्वेद जिसको कहते हैं हम लोग, स्वेद को निकालता है। फिर जो है मलाशय मल द्वार को निकलता है, मलाशय मल द्वार के द्वारा जो है मल निकाल देता है। फिर आपका फेफड़ा में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये था आपका क्या उत्सर्जन तंत्र। आगे है मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन जो है ये नासा द्वार से पहले प्रवेश करता है, नासा द्वार से, फिर उसके बाद जो है श्वसन नली में पहुंचता है, श्वसन नली के द्वारा ये फिर फेफड़ा में पहुंचता है और फेफड़ा से जो है फिर डायफ्राम में पहुंचता है और वही डायफ्राम में जाने के बाद जो है डायफ्राम में पहुंचता है और डायफ्राम से फिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त जाता है। यानी श्वसन क्या है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और पूरे शरीर में जाना और शरीर से फिर वापस आके कार्बन डाइऑक्साइड बनकर छोड़ना, इसको कहते हैं हम लोग श्वसन प्रणाली यानी श्वसन अंग। इस वीडियो को यही विराम देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो अगले वीडियो में लेकर आएंगे कुछ विशेष जानवर। इस वीडियो को देखने से चूकना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।